अनुप्रिया, अब आपसे सवाल, आज का एक बड़ा मुद्दा, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की धनंजय जी से इस सवाल का जवाब लेने की, लेकिन शायद वो देना नहीं चाह रहे थे। पलायन और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार विपक्ष इसे लोकसभा चुनाव में भी उठाता नजर आया और इस वक्त भी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर लामबंद होती नजर आ रही है। क्या वाकई में इन मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर दिखती है क्या? अनुप्रिया। पूजा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आरजेडी के प्रवक्ता धैर्यपूर्वक सुनेंगे, बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता अमूमन इन दिनों बहुत घबराए हुए महसूस करते हैं और बीच में बहुत बोलते हैं कि चाहते हैं कि सत्ता की आवाज जनता तक पहुंच नहीं पाए। बट जनता जान रही है कि सरकार काम कर रही है। देखिए, बहुत दूर नहीं जाएंगे हम। पहले मैं वर्तमान से शुरू करती हूँ कि हम लोग 2020 में जो हमारा वादा था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, आज उस टारगेट में हमने 10 लाख की बजाय 9 लाख समथिंग हमने नौकरी दी है। 34 लाख रोजगार बिहार में है, ये वर्तमान की बात है। अब मैं बताती हूँ कि पलायन की जो परसेंटेज की बात है, जिस समय में दो दल अभी बैठे हैं जो कहने के लिए गठबंधन में है, लेकिन आपस में पूरा नुस्खी चल रही है कि किसका नेता होगा। अभी जैन जी कह रहे थे कि हम चेहरे की सेंट्रिक राजनीतिक नहीं करते हैं भाई, तो क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते नजर आते हैं मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, मेरे बेटे को मुख्यमंत्री, कहते नहीं कि भाई महागठबंधन का सरकार बनाओ, वो कहते हैं मेरे बेटे लालू के जो लाल हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब इस व्यक्ति सेंट्रिक कैसे नहीं है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, अब कांग्रेस जो कि अपनी जो जमीनी हकीकत खो चुकी है, जो कांग्रेस मान चुकी है कि किस तरह से मेरा दमन करते रही है आरजेडी, और बहुत स्पष्ट है। देखिए, अभी कांग्रेस को बधाई हो कि कम से कम वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में थोड़ी तेजी दिखा रही है। नहीं तो 24 वाला हाल होता कि आरजेडी अपने कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर देती और कांग्रेस माथे पे हाथ रख के सोचती थी कि मेरे कैंडिडेट का क्या होगा, मेरे कैंडिडेट को जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पप्पू यादव वाला लोग भूले नहीं होंगे, आनंद माथुर जी को पता है, बेचारे पप्पू यादव समझ ही नहीं पाए कि वो कांग्रेस में है कि नहीं है। अब मैं परसेंटेज की बात करती हूँ। पलायन है बिहार में, और बिहार में अब जो पलायन है, मैं कहती हूँ बेटरमेंट के लिए पलायन है। लेकिन एक समय था, दशक था कि जान बचाने के पलायन होता था, कि परिवार अपने आप को बिहार में सुरक्षित नहीं महसूस करता था। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, वो भाग जाता था कि बिहार में हमें सेवा नहीं देना है। लेकिन अब बिहार में वह सभी सरकारी तंत्र, सरकारी अफसर यहाँ बैठ करके काम कर रहे हैं। जैन जी, बहुत अच्छा आपने किया कि आपने पटना विश्वविद्यालय का नाम लिया, मैं उसे विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और वही मैं पढ़ा भी रही हूँ। आपने कहा कि वहां पे कभी एक दौर था कि शिक्षक हुआ करते थे। 90 से 2005 में पूछ लीजिए आप, विश्वविद्यालय में कई कर्मचारी होंगे, कितनों को समय पे वेतन देते थे, और उन वेतन देने वाले लोगों को क्या करते थे, उनके बच्चों को उठा लिया जाता था। जो बच्चे पटना विश्वविद्यालय पढ़ने आते थे, 9 महीने से वेतन असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं मिला है पूजा जी। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, 9 महीने से नहीं मिला था मधेपुरा यूनिवर्सिटी में, अभी 4 महीने बाद फिर मिला है। 9 महीने में तो वेतन देते हैं प्रोफेसर को। पटना यूनिवर्सिटी की बात उठा रहे हैं, ये क्या पटना यूनिवर्सिटी की बात उठा रहे हैं? आपके वक्त में वेतन नहीं मिलता था, समय पर वेतन नहीं। लेकिन अनुप्रिया पलायन की बात तो अभी भी नहीं है ना। हर साल अब भी 3 करोड़ लोग अब भी पलायन कर रहे हैं, और जो यहाँ पर 90% मजदूर जो बिहार में काम कर रहे हैं, उनकी मासिक आय आज भी 10,000 से भी कम है। ठीक है पूजा जी, मैं एक एक बिंदुवार में सभी बातों का जवाब पलायन हो गया हमारे शासनकाल में, तो 20 साल में इतना बढ़िया शासन है, क्यों नहीं लोग लौटाते हैं? वैसे ही जैसे कश्मीरी पंडित क्यों नहीं लौटाते हैं? रुकिए ना जैन जी, अपनी घाटियों में बढ़िया कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। एक एक करके बात कीजिए ना। अभी मैं अनुप्रिया से बात कर रही हूँ। जयंत जी, आपसे मैंने बात की, किसी ने आपको इंटरफेयर नहीं किया, अब आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? जैन जी, अपने नेता का परिचय मत दीजिए कि कम शिक्षा वाले व्यक्ति ऐसे ही शोर मचाते हैं। आप तो भाई जेएनयू से पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैं भाई आपका सम्मान करती हूँ। अब भी बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। अनुप्रिया, अभी भी साक्षरता दर 61.8% है। पूजा जी, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है बिहार के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि 90 से 2005 की बात जो बार बार चुभती है विपक्ष को, कि आपने और 2005 से 2025 तक क्या बदला, कितना बिहार ने इंप्रूव किया? बिहार ने आज अपने विश्वविद्यालय में सभी जगह नए विश्वविद्यालय की घोषणा हो गई। आज बिहार में आईआईटी एनआईटी की बात हो रही है, आज मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, आज बच्चे यही नौकरी पढ़ाई करके यहाँ नौकरी दे रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ, मैं पटना विश्वविद्यालय से पढ़ी, मैं वही पढ़ा रही हूँ। आज यह सौभाग्य हमारे लिए कि बिहार में गरीबी 34% है, तीसरा सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति आय 66,828। देश में ये सबसे कम आय है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। दिक्कत होगा पूजा
जी, सुन पाइए, सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं कह रही हूँ। जो पलायन की स्थिति थी ना, जब कांग्रेस और आरजेडी की शासनकाल थी, उस समय में 65% पलायन था। आज हमारे यहाँ पलायन 34% है, क्योंकि 1-2% आंकड़े इधर हो सकती है, लेकिन हमारा क्या एजेंडा है कि हम बिहार की, और आप जो बात कर रही है कोरोना काल के बाद में जो मजदूर यहाँ आए हैं, वो आप बाहर जाना नहीं चाहते हैं, यहीं पे, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ 34% हमने रोजगार दिया है। वही गरीब यहाँ बिहार में रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार को लौट आए हैं, लेकिन हमारे पास में वो संसाधन विदेशी निवेश अब तक सिर्फ 1648 करोड़ रुपए का हुआ है। ये मैं 2019 से 2024 तक का आंकड़ा आपको दे रही हूँ। जिस बिहार की जनता की संपत्ति एक परिवार की संपत्ति बन जाएगी, उन अरे 20 साल आपको मिल गया रुपया, 20 साल से आप राज कर रहे हैं, और कितना वक्त, बिहार और कब तक 2005 के लिए आप उन्हीं गरियाते रहेंगे? आज का युवा, अगर आज का युवा खड़ा हुआ है तो 20 साल का शासन देख रहा है आपका। स्वागत है पूजा जी, अपनी टीम को भेजिए। आज पढ़ाई भी टाइम पे हो रहा है, नौकरी भी आ रहा है हमारे यहाँ बीपीएससी। लेकिन पलायन नहीं रुक रहा, लेकिन पलायन नहीं रुक रहा।